दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है और यह कहना उतना ही सटीक है जितना कि यह बताना कि 2022 के पहले दुनिया वन पोलर था, एक ध्रुवीय था। कैसे, आइए जानते हैं इसे विस्तार से। नमस्कार, मैं प्रभु रोहित शर्मा। दुनिया दो खेमे में फिर से बट गई है। पहला खेमा अमेरिकी साम्राज्यवाद और अब रूस युद्ध। यह दो विभाजन 1991 के पहले भी था, जो सोवियत समाजवादी कंट्री के तहत आधी दुनिया सोशलिस्ट कंट्री में बटी हुई थी और आधी दुनिया अमेरिकी साम्राज्यवाद के अधीन था। इन आधी से बीच में वह भी हिस्सा था जो न इधर था न उधर था। वो नेहरू भारत के साथ में मिलकर के एक अलग गुट निरपेक्ष बनाए हुए था। बहरहाल अभी जो स्थिति बनी है, यह 91 के बाद ये पहली बार दुनिया बाइपोलर हुआ है। इसके पहले दुनिया 1991 के बाद वन पोलर हो गया था, एक ध्रुवीय हो गया था, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के तहत चलता था। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया 1991 में, जो गोर्बाचोव के साथ रूस के जो राष्ट्रपति रहा करते थे, उसके साथ अमेरिकी समाजवाद का एक संधि हुआ था। उस संधि में था जहां तक अमेरिका नाटो बना करके रखे हुए है, वहां से वो आगे ना बढ़े। लेकिन धूर्त अमेरिकी साम्राज्यवाद इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया। बता दें, 1991 वह दिन था, वह वर्ष था जब सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बट गया था। इन टुकड़ों को भी अमेरिकी समाजवाद नाटो में समाहित कर लिया। नाटो के साथ एक मजेदार बात यह होती है, उसका एक नियम है, एक उसके संधि के साथ में एक नियम बना हुआ है कि अगर किसी भी नाटो देश के ऊपर कोई भी कंट्री हमला करता है तो यह सभी के सब नाटो सदस्यों के देश पर हमला माना जाएगा और इसका जवाब सभी मिल करके एक साथ देंगे उस हमलावर पर। यह नाटो का ऐसा संधि था, ऐसा नियम था जिसे पूरी दुनिया दहशत में थी। लेकिन नाटो बढ़ते बढ़ते रूस के पास चला आया और यूक्रेन को उसने अपने अंदर समाहित करने का प्रयास किया, नाटो मेंबर बनाने का लालच दिया। यह एक ऐसा प्रयास था अमेरिका का जो सीधा रूस को अंदर से खत्म करने का, उसके अंदर सेना घुसाने का एक माध्यम था और सीधा सीधा रूस के ऊपर हमला करने का एक योजना था। इस योजना का खुलासा कई तरीके से हुआ, जिसमें कि आपको क्या नाम था, जूलियन असांजे ने भी इस पर खुलासा किया था और बताया था कि अमेरिकी साम्राज्यवाद असल में चाह रहा है रूस को टुकड़ों में तोड़ देना। अब 48 टुकड़ों में इसको विभाजित करना अमेरिका का मंशा था कि कभी रूस फिर से उठ न सके। लेकिन इन चीज़ों के खिलाफ लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन आपत्ति दर्ज कराते रहे। लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला गया, अर्थात यूक्रेन सदस्यता लेने के लिए तैयार हो गया और सदस्यता लेने के लिए अब जाना ही वाला था, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। चूंकि यूक्रेन तब तक रूस का हिस्सा नहीं हुआ था और इसलिए जब हमला किया गया रूस की तरफ से यूक्रेन पर, तो नाटो के देशों के साथ ये जो संधि का मसला था वह भी काम नहीं किया। लेकिन अमेरिकी समाजवाद यहीं रुका नहीं, वह अपनी मंशा पर लगा रहा और रूस को 48 टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो प्लानिंग था, बड़े मात्रा में बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद, पैसा यूक्रेन को दिया। 22 का साल था वह जब रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर और वह युद्ध आज तक चल रहा है। यूक्रेन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस से लड़ सके, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका, नाटो
समेत 81 देश यूक्रेन को मदद दे रहा है, हथियार पहुंचा रहा है, गोला बारूद दे रहा है, पैसा दे रहा है, आदमी भी प्रोवाइड कर रहा है। कई बार सुनने में आया है जबकि नाटो के बहुत सारे लोग मारे गए हैं यूक्रेन में रशिया के अटैक द्वारा। यह एक बिंदु था जहां की सीधी चेतावनी, सीधी लड़ाई अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ ठन गई रूस पे। कभी भी इस लड़ाई में अमेरिका सामने आकर नहीं लड़ने आया, बस हथियार से मदद करता रहा, रूस को कमजोर करने का प्लान लेता रहा। लेकिन रशिया इस मामला को समझता था कि मामला कहाँ चल रहा है और अगर वो हार गया तो क्या होगा। रशिया ने भी पूरी ताकत लगा करके दुनिया के तमाम हिस्सों में अपना जनमत तैयार करना शुरू किया। इन जनमत के तहत बहुत सारे देश रशिया के साथ आ गए, जिसमें चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान, ये सब प्रमुखता से इनके साथ आ जुटे। ये दुनिया दूसरी बाइपोलर बनने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था, जबकि तमाम देशों के साथ रशिया का एक संबंध बनना शुरू हुआ, गठबंधन बनना शुरू हुआ। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका। इसी बीच 23 में घटना घटती है और वो घटना थी गाजा के फिलिस्तीन, जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर इजराइल ने दो हिस्से में बांट दिया है और एक हिस्सा गाजा है, दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक है। गाजा पर इजराइल लगातार 75-80 सालों से हमला कर रहा है, उसका ज़मीन छीन रहा है, उसके हर दिन उस पर नागरिक मारे जा रहे हैं, हजारों लोग फिलिस्तीनी जेल में बंद हैं। इसका प्रतिशोध गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने हमास के नेतृत्व में किया और सैकड़ों इजरायलियों को अपने कब्जे में ले लिया और कई हमला किया उसमें, जो कि बहुत ही बड़ा हमला था इजराइल के ऊपर में इन 75-80 सालों में। इस हमला के बाद इजराइल बौखलाया और उसने गाजा को नस्तनाबूद करने का प्रण ले लिया, हमास को खत्म करने का प्रण ले लिया। परिणाम ये हुआ कि गाजा के ऊपर इतने बम बरसाए गए, गाजा पर एक भी बिल्डिंग दिखना मुश्किल हो गया। हजारों लोगों की हत्या किया इजराइल ने, हजारों बच्चों को मारा, हजारों औरतों को मारा और ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 40-50 हजार से भी अधिक चला गया। निःशंसता की हद तक बजा करके इजराइल ने हमला किया गाजा पर। लेकिन हमास अंडरग्राउंड था, उसके नीचे उन्होंने सुरंग बना करके अपने आप को रखा था। जब इजराइल गाजा में प्रवेश किया फौज लेकर, तो भयानक हमले हुए और ये हमला आज चल रहा है। इस हमले से बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह पर हमला किया और पेजर अटैक के माध्यम से वहाँ शुरू करके जिस तरह से पूरी लेबनान को ध्वस्त करने का प्लान बनाया इजराइल ने, वह ये दिखाया कि वह नहीं चाहता है कि इस युद्ध को किसी मुकाम तक पहुँचावे। वो सबसे लड़ाई कर रहा, गाजा को ध्वस्त किया, वेस्ट बैंक पर हमला किया, लेबनान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, यहाँ तक कि ईरान के भी बहुत सारे नेताओं, यहाँ तक राष्ट्रपति तक को हत्या कर दिया, वैज्ञानिक को मार डाला, उसके सेनाध्यक्षों को मार डाला। इस तरह से लगातार एक बार एक हमला इजराइल करता रहा ईरान पर। हुथी वाले लगातार लड़ते रहे। वो पहले दिन से ही वो हमास पर हमले के खिलाफ, गाजा पर हमले के खिलाफ अपना एक मिशन बनाए हुए हैं और लाल सागर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उस पर डटे हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच एक मजेदार घटना ये होती है जो आज कल की खबरों में है, आज की खबरों में है, वो ये है कि ईरान ने बाकायदा अमेरिका पर साइबर अटैक किया है और वहाँ पर उसके साइबर हमला करके उस कंप्यूटरों में घुसकर उसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिया है और अपने पास एक ताकत दिखाया है अमेरिकी समाजवाद को। इससे अमेरिकी समाजवाद
पूरी तरह से कपाया हुआ है, थर्राया हुआ है। ये ईरान की बढ़ती ताकत है। और यह ताकत कहाँ से मिली, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में ईरान ने अपने ड्रोन से रशिया की मदद किया बड़े पैमाने पर। हजारों ड्रोन ईरान ने रशिया को दिया और रशिया उस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन में किया। ये खुली हुई बात है। आज जब ईरान पर हमले हो रहे हैं, हमलावर है, हुथी पर हमला हो रहा है, लेबनान पर हमला हो रहा है, गाजा पर हमला हो रहा है इजराइल का, और वेस्ट बैंक जैसे छोटे इलाकों में भी हमला हो रहा है। निशंसता की हद तक जाकर इजराइल हमला कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो बनाए हैं दूसरा पोल, रशिया के नेतृत्व में रशिया ने भी सपोर्ट किया है। अब हिजबुल्लाह के कई सारे नेता, कमांडर्स मारे गए इजराइल के हमलों में। उसके जो प्रमुख थे नजमुल्ला, उसकी भी हत्या कर दिया। दूसरे प्रमुख होने वाले थे, उनका भी हत्या कर दिया। इसके अलावे तमाम लोगों पर आए दिन इजराइल हमला कर रहा है। ऐसे में जो खबरें आ रही है वो ये कि हिजबुल्लाह के पास रशियन आर्म्स पहुंच रहे हैं और उसके माध्यम से वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने भी 185 मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जो अमेरिका के पास भी नहीं है, से हमला किया। और इजराइल का एक जो भ्रम फैलाया हुआ था कि इजराइल पर कोई भी हमला नहीं कर सकता है, आयरन डोम की वजह से वो ध्वस्त हो गया। इससे भी लाजवाब बात यह हुई, इजराइल के एक मेस पर, सेना के कैंप पर जहाँ मेस था, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन भेज करके वहाँ पर लोगों को मार डाला, सेना के प्रमुखों को। इन पूरी लड़ाई में हमने पहले ही बताया था, दो चीज साफ साफ दिख रहा है। वो यह कि इजराइल जब कभी हमला कर रहा है गाजा पर या वेस्ट बैंक पर या लेबनान पर या सीरिया पर या किसी भी देश पर, तो वह वहाँ के आम नागरिकों की हत्या कर रहा है। ये औरतों को मार रहा है, बच्चों को खास करके मार रहा है। वहीं जब इधर से हमला हो रहा है ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से या हमास की तरफ से या वेस्ट बैंक की तरफ से या हुथी की तरफ से, तो यह हमला उनके सेनाओं पर किया जा रहा है, नागरिकों पर हमला नहीं किया जा रहा है। ये प्रमुख युद्ध का ये अंतर है जिस पर हर किसी को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इस युद्ध का फलाफल अब जब इस तरह से बन गया है तो स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद बौखलाया हुआ है। वह इजराइल के साथ गुत्थम गुत्थी किए हुए है, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में बड़े पैमाने पर धन का निवेश करता है, घूस देता है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो कोई भी हो वह इजराइल के पक्ष में दृढ़ता से डटे रहे। हो भी यही रहा है। हर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है इजराइल के पक्ष में डटा रहता है और उसके हर उल्टे सीधे अपराध कर्म पर, कुकृतियों पर पर्दा डालता रहता है। यह चीज़ का एक पहलू हुआ। दूसरी तरफ रशिया के नेतृत्व में जो चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान समेत बहुत सारे देश, यहाँ तक कि भारत भी रशिया के पक्ष में जाकर के कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हम भारतवासी रशिया के ऋणी हैं। वह वक्त जब अमेरिकी साम्राज्यवाद अपना 7वां बेड़ा लेकर के भारत पर परमाणु बम गिराने आया था, हमला करने आया था, रशिया ही वो राष्ट्र था जो डटकर हमारे सामने, हमारे पक्ष में, हमारी रक्षा में खड़ा हुआ था और अमेरिका के 7वां बेड़ा को वापस लौटना पड़ा था। हम भारतीय इस मामले में रूस के ऋणी हैं, सदैव ऋणी रहेंगे। और हम समझते हैं कि अगर बहुत बड़ा बदलाव ना आया तो हर भारतवासी इसको सदैव याद रखेगा। आज इस मुसीबत की घड़ी में हम तमाम भारतवासी, भले ही सरकार कहीं भी जाए, लेकिन हम तमाम भारतवासी का दिली चाह रशिया के साथ रहा है। लेकिन दिक्कत दूसरी जगह पर है। दिक्कत यह है कि भारत का जो मीडिया है, भारत का जो
संस्थान है, उसका गोदी मीडिया कह सकते हैं, कहते कहा जाता है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाह प्रचार दुष्प्रचार का दौर चल रहा है, यह अमेरिकी साम्राज्यवाद के मीडिया के अफवाहों के आधारित होता है। उसके नियम आधार पर ये अपना नियम न्यूज बनाते हैं और जनता को भरमाते हैं अमेरिका के पक्ष में होने के लिए, रूस के खिलाफ जाने के लिए। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है भारत के मोदी सरकार को भी कि वह खुलकर रूस के खिलाफ जाने का हिम्मत कर सके, इजराइल के पक्ष में खड़े होने का खुलकर हिम्मत कर सके, क्योंकि और उसके नरसंहार का, उसके कुकृत्यों का, उनके जो बच्चों जो नरसंहार कर रहा है, औरतों की जो हत्याएं लगातार कर रहा है, उसके पक्ष में खुलकर खड़े हो, यह मोदी सरकार के भी हिम्मत से बाहर की बात हो गई है। ये फिर भी जो चल रहा है ये बाइपोलर दुनिया हो गई है, और यह बाइपोलर दुनिया दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। ईरान ने जब हमला किया इस तमाम इजरायलियों के कुकृत्यों के खिलाफ, जब उसने 185 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल डाल दिया इजराइल पर, इजराइल का हिम्मत नहीं हो रहा है ईरान पर हमला करने का, क्योंकि इन दिनों यह भी साफ हो गया है ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है। बेशक 4-5 ही सही, लेकिन उसने परमाणु बम बना लिया है और उसने परमाणु बम का टेस्ट भी किया है। कुछ दिन पहले ही जिस तरह से एक भूकंप आया था ईरान में, और भूकंप का जो स्थिति था वह परमाणु बम के प्रभाव का ही असर था, परीक्षण का ही असर था, वहाँ भूकंप आया था। यह दिखाता है कि ईरान अब परमाणु संपन्न देश बन चुका है, और किसी भी परमाणु संपन्न राष्ट्र पर हमला करना बहुत बड़ी आपदा को जन्म देगा। बहरहाल ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अमेरिकी साम्राज्यवाद लगातार कमज़ोर साबित हो रहा है, दुर्बल साबित हो रहा है। उसकी निष्ठा, उसका आक्रामकता, उसका अहंकार अब उससे ही खाया जा रहा है। युद्ध तीसरे विश्व की तरफ जाता अगर है तो दुनिया बचे न बचे ये तो दूसरी बात है, लेकिन इतना तय जरूर है अमेरिका नहीं बचेगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा। और जैसा कि पुतिन ने बार बार कहा है, नाटो को रद्द करो, नाटो खत्म हो जाएगा। और यही होता अगर दुनिया अभी तो बाइपोलर है, लेकिन अगर ये युद्ध छिड़ता है निश्चित तौर पर दुनिया फिर से वन पोलर होगा और उसका बादशाह रशिया होगा। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो तय है, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। मुझे देखिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने विचार जरूर